हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का सेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सेकंड सेशन है। प्रीवियस सेशन में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टार्टिंग से बेसिक तरीके से हम लोग स्टार्ट किए थे। ओके, और आज का लेक्चर फर्स्ट लॉ का ही सेकंड लेक्चर है। तो अब सेशन को स्टार्ट किया जाए। जो भी लोग न्यू हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले सेशन में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कंसिक्वेंसेस को देख रहे थे, जिसमें दो रिजल्ट्स हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट रिजल्ट था हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, उसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर सेकेंड रिजल्ट, जो कि एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी था, उसे भी हम लोगों ने काफी अच्छे से देखा था। अब हम लोग यहाँ पर रिजल्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अब हम लोग देखेंगे, बात करेंगे रिजल्ट नंबर 3। रिजल्ट 3, और रिजल्ट 3 क्या था? आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको। रिजल्ट 3 था एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always constant, is always constant। ये हमारा थर्ड रिजल्ट था। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी कांस्टेंट किस तरह होगा, क्यों होगा, ठीक है? कैसे किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ओके, चलिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम, अब आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, मैंने आपको बताया था जब हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम से ना ही मास ट्रांसफर हो और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो। दैट मीन्स आप सिंपल तरीके से ये बोल सकते हैं, ऐसा सिस्टम जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना ही मास ट्रांसफर हो रहा हो और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या है माय डियर फ्रेंड? यूनिवर्स। यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, चलिए। तो यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम में आप लोगों ने क्या देखा है? सबसे फर्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड, मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर जीरो होता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनर्जी ट्रांसफर भी जीरो होता है। एनर्जी ट्रांसफर इक्वल टू जीरो। ओके, चलिए। अब देखिए, एनर्जी ट्रांसफर के बारे में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी ट्रांसफर बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक है आपका हीट ट्रांसफर एंड सेकेंड इज वर्क ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर दो टाइप का होता है, हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। जब एनर्जी ट्रांसफर ही जीरो है, तब मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर भी जीरो होगा एंड वर्क ट्रांसफर भी जीरो होगा। दैट मीन्स यहाँ पर Q बराबर जीरो एंड W बराबर। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में हीट ट्रांसफर जीरो होगा एंड वर्क ट्रांसफर जीरो। ओके, चलिए। अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करने जा रहे हैं। अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आप क्या कीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई कर दीजिए। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या कहना है कि Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब सॉरी, यहाँ पर हम लोग ड्यू का यूज नहीं करेंगे, हमें एनर्जी के बारे में यहाँ देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एनर्जी को लेंगे। बात समझ में आ रहा है?
हमें यहाँ पर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग एनर्जी को ही लेंगे, इंटरनल एनर्जी को नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या होगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि डी क्यू जीरो है इज इक्वल टू डीई, एंड डी डब्ल्यू भी जीरो है, वर्क भी जीरो है यहाँ पर। आप क्या देख रहे हैं, तो डीई इज इक्वल टू जीरो, डीई इज इक्वल टू जीरो। टी को आप लोग क्या कहेंगे, चेंज इन एनर्जी, और इसे आप क्या लिखेंगे, ई टू माइनस ई, तो ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ई टू इज इक्वल टू ई वन। आप क्या देख रहे हैं, इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी सेम है, आप इसे ई मान लीजिए, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर इसका मतलब है कि एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, यहाँ पर एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है, ई वन एंड ई टू जीरो है, सॉरी ई वन एंड ई टू सेम है। और आप यहां से भी बोल सकते थे कि E इज इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पर एनर्जी कांस्टेंट है, डायरेक्ट आप यहां से भी बोल सकते थे। बात समझ में आ रहा है, और यही हमें प्रूफ करना था। आप क्या देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए उसका एनर्जी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही था रिजल्ट नंबर थर्ड, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। और वैसे भी माय डियर फ्रेंड, आप लॉजिक वाइज भी इसे सोच सकते थे। पूछे कैसे, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो यहाँ पर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा, किसी भी तरह का एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना हीट का आदान प्रदान होगा और ना ही वर्क का आदान प्रदान होगा। का क्या मतलब है कि उस आइसोलेटेड सिस्टम का जो अपना एनर्जी होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यदि वो यहाँ पर हीट इंटरेक्शन या वर्क इंटरेक्शन हो रहा होता, तब उस सिस्टम का एनर्जी चेंज कर जाता। बात समझ में आ रहा है, लेकिन वैसा यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। ना ही हीट ट्रांसफर हो रहा है, ना ही वर्क ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स इस आइसोलेटेड सिस्टम के पास इनिशियली जो भी एनर्जी था, फाइनली वही एनर्जी रहेगा, दैट मीन्स एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गया, चलिए। तो ये था माय डियर फ्रेंड रिजल्ट नंबर थ्री। तो रिजल्ट नंबर थ्री के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर रिजल्ट नंबर फोर के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। रिजल्ट नंबर फोर, रिजल्ट फोर, और ये हमारा लास्ट रिजल्ट है, ठीक है। तो याद कीजिए रिजल्ट नंबर फोर क्या था, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, परपेचुअल परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ऑफ फर्स्ट काइंड, इसे आप शॉर्ट में PMM1 भी लिख सकते हैं, इज इम्पॉसिबल, इज इम्पॉसिबल। ये था माय डियर फ्रेंड रिजल्ट नंबर फोर, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमें इस चीज को समझना है कि इसका क्या स्टेटमेंट है, इसका क्या कहना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले मैं आपको के बारे में समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर पॉइंट लिख दूँ, ठीक है। देखिए PMM1 ये किस टाइप का मशीन होता है, इसको आप यहाँ पर देखिए। ये मान लीजिए PMM1 मशीन है, PMM1। तो इस PMM1 मशीन में क्या होता है कि ये वर्क कंटिन्यूअसली सप्लाई करेगा, कंटिन्यूअसली वर्क सप्लाई करेगा, बट
किसी भी प्रकार का एनर्जी इनपुट ये नहीं लेगा। दैट मीन्स इसमें आप किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। Q इज इक्वल टू जीरो। मतलब PMM1 एक ऐसा मशीन है जो बिना हीट इनपुट लिए हुए हमें वर्क कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहा है। ये PMM1 के बारे में है, ठीक है। अब आप सोचिए, क्या ये मशीन पॉसिबल है? क्या कोई एक ऐसा मशीन है जो हीट इनपुट लिए बगैर हमें कंटिन्यूअसली वर्क सप्लाई करे? नहीं माय डियर, ऐसा कोई भी मशीन पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचिए, हमारा बॉडी भी क्या है, एक मशीन है। यदि हम लोग हीट बिना लिए हुए, हीट इनपुट बिना लिए हुए, क्या हम लोग वर्क कंटिन्यूअसली कर पाएंगे? नहीं। हीट इनपुट हमारे बॉडी के लिए क्या होता है? तो आप सिंपली फूड बोल सकते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? हीट इनपुट है। तो बिना हीट इनपुट लिए हुए हम लोग थोड़ा देर के लिए, कुछ टाइम के लिए वर्क कर सकते हैं, बट कंटिन्यूअसली वर्क नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूअसली का मतलब ये है कि ये जो आप परपिचुअल लिखा हुआ देख रहे हैं ना, इस परपिचुअल का मतलब ही होता है कंटिन्यूअस। अब आप खुद सोचिए, आप 4-5 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, हीट इनपुट नहीं ले रहे हैं, और आप काम काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करने चले गए, तो हो सकता है कि आप 1-2 दिन तक काम कर सकें। आप काम कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं, बट हीट इनपुट नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वर्क नहीं कर पाएंगे, वर्क करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए फाइनाइट वर्क करेंगे आप, कंटिन्यूअस वर्क नहीं कर पाएंगे। फिर कुछ देर के बाद क्या होगा? आपका बॉडी फेल हो जाएगा, ठीक है, आपका बॉडी फेल हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर भी तो अप्लाई होगा। हमारे बॉडी के केस में क्या है? हम हीट इनपुट नहीं ले रहे हैं, बट वर्क कर रहे हैं। दैट मीन्स हम उस वर्क को करने में अपने बॉडी का इंटरनल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। हमारे बॉडी में जो पहले से एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है हमारा बॉडी का, हम उसका यूज करके वर्क कर रहे हैं। सेम, लेकिन हाँ, कुछ टाइम के बाद हमारे बॉडी का इंटरनल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते जीरो हो जाएगा, और हमारा बॉडी लास्ट में फेल कर जाएगा। सेम यही चीज इसी मशीन के साथ भी होता है। आप इसी मशीन के बारे में देख लीजिए, ये हीट इनपुट नहीं ले रहा है, लेकिन वर्क कंटिन्यूअसली दे रहा है। क्या ये कंटिन्यूअस वर्क हमें सप्लाई कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बिना हीट लिए हुए ये हमें वर्क दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मशीन अपने इंटरनल एनर्जी का यूज कर रहा है। यानी इस मशीन का इंटरनल एनर्जी क्या होगा माय डियर? ये डिक्रीज करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा, और फिर लास्ट में डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी तो इनफाइनाइट होता नहीं है किसी का, तो ये तो डिक्रीज होगा और डिक्रीज होके जीरो हो जाएगा। जब इसका इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो क्या हमें ये वर्क सप्लाई कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो ये मशीन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर इस मशीन में आप परपिचुअल टर्म हटा दें, परपिचुअल टर्म को यदि आप यहाँ से रिमूव कर दें, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, तो इस मशीन का नाम क्या हो जाएगा? मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। तब वो पॉसिबल है। तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है कि हमें वर्क, कोई भी मशीन बिना हीट लिए दे सकता है, बट कंटिन्यूअस नहीं दे सकता है। हाँ, कुछ टाइम के लिए हमें वर्क दे देगा, ये कुछ टाइम के लिए हमें वर्क सप्लाई कर देगा, बट लगातार नहीं दे पाएगा, कंटिन्यूअस नहीं दे पाएगा। आप बार बार चाहेंगे कि हमें वर्क मिलता रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यदि यहाँ से परपिचुअल टर्म आप रिमूव कर दें, तब ये मशीन पॉसिबल है। बट यदि आप कंटिन्यूअस वर्क चाह रहे हैं, तो ये मशीन पॉसिबल नहीं है। आई होप कि आपका ये चीज क्लियर हो चुका है, बात समझ में आ गया। चलिए, अब एक पॉइंट और है। अब आप यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये मशीन है, तो ये साइकिल कंस्टिट्यूट करेगा, और किसी भी साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ क्या होता है? ध्यान से देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फेल कर देगा।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल। फॉर ए साइकिल क्या होता है, आपने पढ़ा है समेशन ऑफ क्यू मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू, ये आपने पढ़ा था। बट हियर, लेकिन यहां पर क्या होगा माय डियर, बट हियर मतलब इस मशीन के केस में आप क्या देख पा रहे हैं कि समेशन ऑफ क्यू तो यहाँ पर जीरो है। समेशन ऑफ क्यू तो जीरो है, यहाँ पर हिट इनपुट नहीं ले रहा है। लेकिन समेशन ऑफ डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, हमें तो वर्क मिल रहा है, वर्क सप्लाई मिल रहा है हमें। अब आप बताइए कि क्या समेशन ऑफ क्यू एंड समेशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल ये यहाँ पर फेल कर गया। ठीक है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर फेल हो रहा है। का मतलब ये है ये मशीन पॉसिबल नहीं है। अगर ये मशीन पॉसिबल होता, दैट मीन्स उसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सेटिस्फाई करना पड़ता, बट यहाँ पर फर्स्ट लॉ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ओके, दैट मीन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड। फर्स्ट लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड, हेंस आप क्या कहेंगे, हेंस दिस मशीन इज नॉट पॉसिबल। हेंस this machine is not possible. Hence, this machine is not possible. आज समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, अब मैं इसका स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है। प्लीज आप लोग ध्यान, देयर कैन बी नो मशीन, देयर कैन बी नो मशीन which which would deliver, which would deliver work continuously, work continuously without absorbing, without absorbing any form of energy, any form of energy। और ऐसा भी आपको ध्यान में रखना है कि इफ दिस मशीन इज डेवलप्ड देन इट वुड वायोलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये स्टेटमेंट आपका हो गया। ठीक है, देयर कैन बी नो मशीन विच वुड डिलीवर वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट एब्जॉर्बिंग एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन यदि कोई ऐसा क्लेम कर रहा है कि मैंने PMM1 डेवलप कर दिया है, दैट मीन्स फर्स्ट लॉ का वायोलेशन हो चुका है। ठीक है, और वो मशीन तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इफ दिस मशीन इज डेवलप्ड, if this machine is developed then it would violate first law of thermodynamics, first law of thermodynamics for a cycle, for a, आई होप कि अब आपको ये सारा पॉइंट्स क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यही है आपका PMM1 परपिचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब आप यहाँ पर आपने एक चीज देखा कि PMM1 के बारे में, यहाँ पर कंटिन्यूअसली वर्क सप्लाई हो रहा है, बट
हीट इनपुट नहीं ले रहा है। तो जैसे जब ये मशीन पॉसिबल नहीं है तो इसका जो कन्वर्स होगा, इसका जो कन्वर्स होगा, कन्वर्स ऑफ PMM1 वो भी पॉसिबल नहीं है। कन्वर्स ऑफ PMM1 भी पॉसिबल नहीं है। अब कन्वर्स ऑफ PMM1 का क्या मतलब है? चलिए इस चीज को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है? कन्वर्स ऑफ PMM1, मान लीजिए कि ये आपका PMM1 है, PMM1। कन्वर्स का मतलब है कि अपोजिट। ठीक है? यहाँ पर PMM1 जो आपने पढ़ा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि वर्क हमें मिल रहा है, वर्क कंटिन्यूअसली सप्लाई किया जा रहा है मशीन के द्वारा। बट कन्वर्स में क्या होगा कि वर्क हम लोग कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब मशीन पे हम लोग वर्क कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्क सप्लाई दे रहे हैं मशीन को। लेकिन ये मशीन किसी भी तरह का हीट आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू 0। यही है कन्वर्स ऑफ PMM1। जो आपने यहाँ पढ़ा था एक्चुअल में PMM1, उसी का आप डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए। ठीक है? उसी का डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? कन्वर्स हो जाएगा। ओके? तो आप क्या देख पा रहे हैं कि एक मशीन है जिसमें हम लोग वर्क कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्क सप्लाई दे रहे हैं मशीन को, बट हमें वहां पर किसी भी तरह का हीट रिजेक्शन नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर हमें नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये मशीन भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर भी फर्स्ट लॉ सेटिस्फाइड नहीं है माय डियर। आप खुद देख लीजिए। फिर यहाँ पर भी वही सेम चीज, समेशन ऑफ Q 0 है, समेशन ऑफ W नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स समेशन ऑफ Q नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ W। फर्स्ट लॉ सेटिस्फाइड नहीं है माय डियर फ्रेंड। ओके? तो ये मशीन भी पॉसिबल नहीं है। एक, आप PMM1 बोलिए या कन्वर्स ऑफ PMM1 बोलिए, दोनों मशीन पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसका भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है? देयर कैन बी नो मशीन, देयर कैन बी नो मशीन विच वुड कंज्यूम, यहाँ पर डिलीवर नहीं लिखना है, यहाँ पर कंज्यूम वर्ड आपको यूज करना है। विच वुड कंज्यूम वर्क कंटिन्यूअसली, वर्क कॉन्टिन्यूअसली विदाउट विदाउट रिजेक्टिंग any form of energy, any form of energy। आज समझ में आ रहा है आपको? आई होप कि आपको ये चीज पूरा अच्छा से क्लियर हो गया है। ये ही हम लोग कहते हैं PMM1 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये मशीन इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और क्यों पॉसिबल नहीं है ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका हम लोगों ने 4 रिजल्ट पढ़ लिया है। ठीक है? उसका 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है? चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इंथैल्पी। सबसे पहले अब हम लोग थोड़ा इंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अब हम लोग इंथैल्पी के बारे में बात करेंगे और इंथैल्पी को हम लोग कैपिटल H से डिनोट करते हैं, कैपिटल H से डिनोट। चलिए अब यहाँ पर देखिए इंथैल्पी के बारे में। तो इंथैल्पी के बारे में देखिए, अगर आपसे इंथैल्पी के बारे में पूछा जाए कि बाबू इंथैल्पी को आप एक लाइन में समझाइए, देखिए इंथैल्पी होता क्या है। किसी भी सब्सटेंस में
जो टोटल हीट कंटेंड होता है, टोटल हीट कंटेंड इन ए सब्सटेंस कॉल्ड एंथैल्पी। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप स्टीम का एग्जाम्पल लीजिए। उस स्टीम के पास टोटल एनर्जी कितना है, उसे ही हम लोग एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसे ही हम लोग एंथैल्पी कहते हैं। तो इससे आप सिंपल सा इसको बोल सकते हैं, टोटल हीट contained in a substance, contained in a total heat contained in a substance is called enthalpy। और हम enthalpy को कैपिटल H से डिनोट। ओके, अब यहाँ पर देखिए, थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक्स में हम लोग जो enthalpy पढ़ते हैं, उस वहां पर हम लोग क्या करते हैं, enthalpy इज इक्वल टू U प्लस पी भी होता है। U प्लस पी, enthalpy इज इक्वल टू U प्लस पी भी। अब इसे आप समझिए, यहाँ पर आप U देख रहे हैं, U क्या है माय डियर फ्रेंड? U है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। पीवी क्या है? पीवी माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ए फॉर्म ऑफ वर्क। ये क्या है? फॉर्म ऑफ वर्क। आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है? या सिंपल सा आपने क्लोज सिस्टम में भी पढ़ा था, पीडीवी, ठीक है? या ओपन सिस्टम में क्या होता है, माइनस वीडीपी इंटीग्रेशन। या आप आगे ही पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ में ही पढ़ेंगे आप, फ्लो वर्क। फ्लो वर्क पढ़ेंगे आप, तो वहां पे इनलेट फ्लो वर्क होता है, एग्जिट फ्लो वर्क होता है, तो उसे हम लोग पीवी से डिनोट करते हैं। तो पीवी का मतलब सिंपल सा है कि फॉर्म ऑफ वर्क, ये एक तरह का वर्क है। अब यहाँ पर समझ, इंथैल्पी बराबर हम लोग थर्मोडायनामिक्स में क्या लिखते हैं, यू प्लस पीवी। यानी जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी इज द टोटल हीट। किसी भी सब्सटेंस में जो टोटल हीट कंटेंट है, उसे हम लोग इंथैल्पी कहते हैं। और इंथैल्पी किसके बराबर होता है? टोटल हीट किसके बराबर है? यहाँ पर देखिए, यानी उस सब्सटेंस के पास, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था स्टीम का, तो मान लीजिए वही स्टीम है, तो स्टीम के पास जो इंटरनल एनर्जी है वो, एंड उस स्टीम के पास वर्क करने का क्या कैपेसिटी है, वो भी हमें इंटरनल एनर्जी में ऐड करना होगा। और जितना हमें मिलेगा उसे ही हम लोग एंथैल्पी कहते हैं, वही हमारा टोटल हीट होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब देखिए, अभी तक आपको क्लियर अच्छे से नहीं हुआ होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल ले, जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एक एक टरबाइन है आपका, आपके पास। दिस इज ए टरबाइन, दिस इज ए टरबाइन। दिस इज वन, दिस इज टू। तो टरबाइन में तो आप जानते हैं कि इसमें एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। मान लीजिए कि स्टीम इंटर कर रहा है, आप गैस भी मान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? स्टीम इंटर कर रहा है, तो स्टीम जब वन पॉइंट पे इंटर कर रहा है, तो उसके पास अपना कुछ क्या होगा, अपना इंथैल्पी होगा, अपना उसके पास इंथैल्पी होगा। तो उसे हम लोग बोल देते हैं H1, स्मॉल H1। और जब स्टीम टू पॉइंट पर एग्जिट हो रहा है, तो उस टाइम भी उसके पास कुछ इंथैल्पी होगा, मतलब कुछ हीट होगा, टोटल हीट होगा कुछ उसके पास, उसे हम लोग H2 से डिनोट कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने इंथैल्पी को कैपिटल H लिखा है और यहाँ पर आप स्मॉल h लिख रहे हैं। स्मॉल h का मतलब होता है स्पेसिफिक इंथैल्पी। वो मैं बस अभी आपको कुछ देर के बाद बताने वाला हूँ, ठीक है? चलिए, तो अब देखिए, क्योंकि टरबाइन में एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, एक्सपैंड करता है, जो भी सब्सटेंस के अंदर आएगा वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। तो उसके एक्सपेंशन के कारण माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर क्या होगा, एक हमें कुछ वर्क मिलेगा, WT, हमें वर्क मिलेगा। वर्क क्या है? एनर्जी है।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि स्टीम के पास उस टाइम 200 किलो जूल पर केजी टोटल हीट था, और जब एग्जिट हो रहा है तो उस टाइम उसके पास मान लीजिए 80 किलो जूल पर केजी है एग्जिट पर। अब आप सोचेंगे ना कि सर स्टीम जब टरबाइन में इंटर कर रहा था तो उसके पास टोटल हीट 200 था, और जब स्टीम एग्जिट हो रहा है तो उसके पास 80 किलो जूल पर केजी है। तो अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर जो है ये 120 किलो जूल पर केजी कहाँ गया। आप सोचेंगे कि सर जो ये 120 जा रहा है दैट मीन्स वो हमारा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। 120 किलो जूल पर केजी, 120 किलो जूल पर केजी। दैट मीन्स यहाँ पर हमने क्या किया, WT इज इक्वल टू H1 माइनस H2 कर दिया। इसे आप याद मत कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है, बट हमेशा यूज ये नहीं होगा, हर जगह यूज नहीं होगा, क्योंकि ये तभी यूज होगा जब काइनेटिक एनर्जी चेंज, जब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लेक्टेड होगा, जब उसे हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, चेंजेस आर नेग्लेक्टेड। तो ये मैं आपको जब फर्स्ट लॉ में ही स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो उस टाइम मैं इस सभी चीजों को क्लियर करूंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। ये सब मैं क्लियर करूंगा आपको, अभी आप टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल आप सिर्फ ये समझिए कि जितना एनर्जी इंटर हो रहा है उतना ही एनर्जी लीव होना चाहिए। स्टेडी डिवाइस का मतलब क्या है, कोई भी डिवाइस स्टेडी है इसका क्या मतलब है कि एनर्जी इंटरिंग इनटू द डिवाइस इज इक्वल टू एनर्जी एग्जिटिंग फ्रॉम द डिवाइस। जितना एनर्जी डिवाइस में इंटर करेगा उतना ही एग्जिट होना चाहिए, तो हम लोग उसे स्टेडी फ्लो डिवाइस बोलेंगे, ठीक? तो देखिए, तो इसी तरह हम लोग वहां पर वर्क निकाल लेते हैं। दैट मीन्स आपको ध्यान में रखना है कि इंथैल्पी क्या होता है, U प्लस पीवी। यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, पीवी क्या है, फॉर्म ऑफ वर्क। यानी किसी भी सब्सटेंस के पास जो टोटल हीट होता है वो किसके बराबर होगा, तो इंटरनल एनर्जी प्लस कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने के लिए जो उसके पास कैपेसिटी है। इस इस स्टीम के पास कैपेसिटी था माय डियर, तभी तो यहाँ पर टरबाइन में वर्क हो पाया, ठीक है, और हमें वर्क मिल पाया। बात समझ में आ रहा है, तो यही है आपका एंथैल्पी। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, एंथैल्पी ऑफ ए सब्सटेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा क्यों, सिंपल सा चीज है माय डियर, अगर स्टीम का मास कम होगा तो उसके पास हीट कम होगा, मास ज्यादा ले रहे हैं तो उसके पास टोटल हीट ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है, तो दैट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास पर डिपेंड करता है। और याद कीजिए, ऐसा प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड कर रहा हो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड, एंथैल्पी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा माय डियर किलो जूल, या सिंपली आप जूल बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, टोटल हीट है, तो इसका यूनिट किलो जूल होगा या जूल होगा। ओके, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी के बारे में। स्पेसिफिक एंथैल्पी, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड यूज हो रहा है तो इसे हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, मैंने आपको बताया है। और इसे आप कैसे लिखेंगे, तो एंथैल्पी डिवाइड बाय मास होगा, एंथैल्पी डिवाइड बाय मास, यानी कैपिटल एच डिवाइड बाय, तो स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H डिवाइड बाय m। अब यहाँ पर देखिए, अब यदि मैं आपसे पूछ दूं कि बाबू इसका यूनिट बताइए, इस स्मॉल h का यूनिट क्या होगा,
तो कैपिटल एच का यूनिट आप जानते हैं किलो जूल, डिवाइड बाय मास है तो किलो जूल पर केजी, तो इसका यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर केजी। फिर एक चीज याद कीजिए कि जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्यों? क्योंकि ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत ही अच्छा। अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H डिवाइड बाय m। कैपिटल H आप जानते हैं कैपिटल U प्लस P कैपिटल V डिवाइड बाय मास, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। तो स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल U डिवाइड बाय m प्लस P इंटू V डिवाइड बाय m। प्रेशर के साथ आप मास को डिवाइड मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तभी मिलेगा जब प्रॉपर्टी के जगह पर क्या होना चाहिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होना। और प्रेशर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं किया जाता है। आप कहीं भी नहीं पढ़े होंगे आज तक स्पेसिफिक प्रेशर या कहीं भी स्पेसिफिक टेम्परेचर, इस तरह आप नहीं पढ़े होंगे। ओके, तो प्रेशर में हम लोग मास से डिवाइड नहीं करेंगे, वॉल्यूम में मास से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आइए, अब तो आप यहाँ पर आसानी से बोल सकते हैं H इज इक्वल टू कैपिटल U इंटरनल एनर्जी है डिवाइड बाय मास, तो ये आपका हो जाएगा स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, यानी स्मॉल u प्लस P इंटू कैपिटल V बाय M वॉल्यूम बाय मास, तो ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट मीन्स स्मॉल, स्मॉल। अब देखिए, अब आप दोनों इक्वेशन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर कैपिटल H था, यानी इंथैल्पी, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे U प्लस पी बी। बट स्पेसिफिक इंथैल्पी लिखने में ध्यान रखना है कि वहां पर इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक वाला होगा, प्लस प्रेशर के साथ कोई इश्यू नहीं है, बट वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल वाला होगा, दैट मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और देखिए, आपने देखा कि कैपिटल H का यूनिट किलो जूल है और स्मॉल h का यूनिट किलो जूल पर केजी है। माय डियर फ्रेंड, एग्जाम में किसी भी न्यूमेरिकल में आपको इस तरह कभी नहीं बोल के देगा कि ये इंथैल्पी इतना दिया हुआ है, स्पेसिफिक इंथैल्पी इतना दिया हुआ है, नहीं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में दे दे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस में नहीं देता है। आपको यूनिट से पकड़ना है, यूनिट देख के आपको समझना है कि वो इंथैल्पी है, मतलब कैपिटल एच है, या स्पेसिफिक इंथैल्पी है, स्मॉल एच है। तो यदि यूनिट किलो जूल पर केजी होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो स्पेसिफिक इंथैल्पी है, और यदि यूनिट किलो जूल में होगा तो वो इंथैल्पी होगा। ओके, चलिए, अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। चलिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए, तो यदि अब बात किया जाए, यदि बात किया जाए, ठीक है, एलपी के बारे में, तो अभी आपने पढ़ा H इज इक्वल टू U प्लस पी, U प्लस। अब देखिए, तो H इज इक्वल टू U प्लस पी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आप आइडियल गैस के लिए लिखना चाहें, आइडियल गैस के लिए टोटल इंथैल्पी आप लिखना चाह रहे हैं, आइडियल गैस के लिए माय डियर फ्रेंड, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी होता है। तो यहाँ पर आप पीवी के जगह पर क्या पुट कर देंगे, एम आर टी पुट कर देंगे। दैट मीन्स ये किसके लिए होगा, फॉर आइडियल गैस। फिर आइडियल गैस के लिए ही यदि आप स्मॉल एच लिखेंगे, स्मॉल एच, तो ये क्या होगा, कैपिटल एच बाय मास।
तो आप यहाँ पर कैपिटल एच आप निकाल चुके हैं, इसमें मास से डिवाइड कर दीजिए। कैपिटल यू में मास से डिवाइड होगा तो स्मॉल यू हो जाएगा, और यहाँ पर मास और मास कैंसल आउट, तो यू प्लस आर टी, यानी स्मॉल एच इज इक्वल टू स्मॉल यू प्लस आर टी। ये किसके लिए आप यूज कर सकते हैं? दिस इज फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। तो ये हम लोग आइडियल गैस के लिए, अब यहाँ पर देखें, अभी हम लोग आइडियल गैस के बारे में अभी कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे कि इंथैल्पी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा आइडियल गैस के लिए, तो बात करेंगे अभी कुछ टाइम में। अभी फिलहाल इस टॉपिक में हम लोग बस यहीं तक देखते हैं, स्मॉल एच और कैपिटल एच क्या होता है, इसमें हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया। चलिए, अब हम लोग, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम लोग अब मूव करेंगे, वो है हमारा हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, थ्रू वेरियस प्रोसेसेस इन नॉन फ्लो सिस्टम, इन नॉन फ्लो सिस्टम, या आप सिंपली क्लोज्ड सिस्टम बोल सकते हैं। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्लोज्ड सिस्टम में जितना भी नंबर ऑफ प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हीट ट्रांसफर कितना होगा, दैट मीन्स हीट ट्रांसफर का हम लोग एक रिलेशन यहाँ पर हर एक प्रोसेस के लिए निकालने वाले हैं। कि जो भी प्रोसेस है, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में हीट ट्रांसफर कितना होगा, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। वर्क ट्रांसफर तो आप सभी प्रोसेस में देख चुके हैं, मैंने आपको दिखाया था कि किसी भी क्लोज सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से कितना वर्क ट्रांसफर मिल सकता है, उसका हर एक केस में फॉर्मूला आपने देख लिया है, सभी का मैंने आपको डेरिवेशन के साथ बताया है। अब हम लोग हीट ट्रांसफर के बाद, ठीक है, चलिए, अब हम लोग वन बाय वन करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है माय डियर, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के केस में। चलिए, बहुत ही अच्छा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में माय डियर, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो आप सिंपल सा चीज बोल सकते हैं कि सर, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? तो चेंज इन वॉल्यूम इस प्रोसेस के लिए तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें हीट ट्रांसफर निकालना है। ध्यान दीजिए, आप सोचिए, चीजों को सोचिए, हमें हीट ट्रांसफर निकालना है, और हमें dv बराबर जीरो मिल चुका है। आप एक रिलेशन फाइंड आउट कीजिए, सोचिए, जिसमें हीट यानी q, q का टर्म हो और dv का टर्म हो, तो आप बोलेंगे कि सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन है। आप लिखिए, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, वो कौन सा इक्वेशन है? जानते हैं, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। लेकिन क्या इस इक्वेशन में, माय डियर फ्रेंड, क्या इस इक्वेशन में कहीं भी आपको dv दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो आप हीट ट्रांसफर निकाल नहीं पाएंगे, dq आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको du भी नहीं मालूम है और dw भी नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वर्क को हम लोग dv के फॉर्म में चेंज करेंगे। के लिए आपको मालूम है कि यदि प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाए, यदि प्रोसेस, माय डियर फ्रेंड,
रिवर्सिबल हम लोग एज्यूम कर लें तो डी डब्ल्यू के जगह पर क्या हो जाएगा, पी डी वी हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू के जगह पर तो पी डी वी लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या किया, रिवर्सिबल प्रोसेस एज्यूम कर लिया। रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू इसके बराबर होगा डी यू प्लस जी। डीवी तो जीरो है ना जी। सो डी क्यू यानी हीट ट्रांसफर। और ये हीट ट्रांसफर किस प्रोसेस में आपने निकाला है, तो आपने निकाला है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर आप नीचे में भी लिख दीजिए, ये आपको डिनोट करेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए डी क्यू का वैल्यू इसके बराबर है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको इसे याद रखना है। क्लोज्ड सिस्टम में, क्लोज किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में यदि रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दिया हुआ है, रिवर्सिबल आपको याद रखना है, रिवर्सिबल आपने एज्यूम किया है तब जाके ये मिला है हमें रिलेशन। तो किसी भी क्लोज सिस्टम में यदि रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। बात समझ में आया। चलिए तो ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यानी हीट ट्रांसफर इन ए रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम, कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज्ड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीएसयू हो, चाहे एयू एग्जाम हो, चाहे जेई एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का। तो इसे आपको याद रखना। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड प्रोसेस लेंगे। सेकेंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस में हम लोगों ने हीट ट्रांसफर देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड प्रोसेस यहाँ पर लोग फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। तो सेकेंड प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि हीट ट्रांसफर क्या होगा, हीट ट्रांसफर यहाँ पर कितना निकल पाएगा वो हम लोग यहाँ पर, चलिए ध्यान दीजिए। तो चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है माय डियर, प्रेशर कांस्टेंट है। चलिए तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कौन सा इक्वेशन है किसी प्रोसेस के लिए, प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोसेस का इक्वेशन यूज करेंगे ना जी। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम लोग साइकिल के लिए भी पढ़े थे फर्स्ट लॉ, बट आप उसका तो यूज कर नहीं रहे। माय डियर यहाँ पर हम लोग उसका यूज क्यों करेंगे, वो हम लोगों ने साइकिल के लिए पढ़ा था, बट यहाँ साइकिल हम लोग को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ प्रोसेस का पढ़ रहे हैं। तो प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ क्या है, तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू है, उसी का बस यूज करना है। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख दीजिए पी डी वी। ऐसा क्यों, क्योंकि माय डियर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर का टर्म होना चाहिए ना, इक्वेशन में प्रेशर का टर्म होना चाहिए। जैसे हम लोग फर्स्ट केस में देखे, वॉल्यूम कांस्टेंट था तो वॉल्यूम का टर्म वहां पर होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने रिवर्सिबल एज्यूम किया था। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सिबल एज्यूम करेंगे।
रिवर्सिबल प्रोसेस। है, चलिए अब देखिए यहाँ पर dq इज इक्वल टू du प्लस, क्योंकि प्रेशर माय डियर फ्रेंड यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हम लोग इसे अंदर लेके चले जाएंगे। ठीक है, डेरिवेटिव्स के साथ लिखेंगे इसको। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं dpv। क्या इसमें कुछ गलती है? कुछ कुछ गलती नहीं है। प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग उसे अंदर लेके चले गए, डेरिवेटिव्स में लेके चले गए। ठीक है, अब देखिए तो dq इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए du है और यहाँ पर dpv है। आप इसे सिंगल डेरिवेटिव में भी लिख सकते हैं। सिंगल डेरिवेटिव मतलब सिर्फ एक ही डेरिवेटिव नोटेशन के साथ हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंगल डबल मत समझ लीजिएगा। ठीक है, आप सिंपल सा चीज है कि आप एक ही डेरिवेटिव्स में दोनों टर्म्स को लिख सकते हैं। कैसे? तो इस तरह डी यू प्लस पी, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए तो डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, u प्लस पी भी लिखा हुआ है। और ये u प्लस पी भी क्या होता है? ये होता है टोटल इंथैल्पी, कैपिटल एच। ये क्या मिल गया आपको? सो डी क्यू इज इक्वल टू डी एच। और ये जो हम हीट ट्रांसफर हम लोगों ने निकाला है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए है। आप यहाँ पर P लिख दीजिए। दैट मीन्स डी क्यू heat transfer in a constant pressure process is equal to change in enthalpy। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है माय डियर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक, यानी किसी भी रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर क्लोज्ड सिस्टम में हीट ट्रांसफर किसके बराबर होगा? चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होगा। ठीक, ये चीज आपको याद रखना। और ये पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर इन ए रिवर्सिबल constant pressure closed system is equal to change in enthalpy is equal to change in। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। ओके, तो दो प्रोसेस के केस में हम लोगों ने देख लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के केस में। दोनों ही प्रोसेस के केस में हम लोगों ने हीट ट्रांसफर देख लिया कि किसके बराबर होगा। ओके, चलिए अब तीसरा प्रोसेस करने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड प्रोसेस पर मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान देंगे आप लोग। फॉर एन आइडियल गैस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताने जा रहा हूँ। फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के केस में क्या होता है ये समझिए आप इस चीज को। अभी आपको यहाँ पर जो भी कुछ बताया जाएगा आप उसे ध्यान में रखें, तो आपको न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट इज, अगर कोई भी आइडियल गैस है तो उसके लिए U जो होगा, इंटरनल एनर्जी, विल बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, विल बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो जूल के द्वारा दिया गया था। इसे हम लोग जूल्स लॉ कहते हैं। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ। यानी जूल्स लॉ स्टेट्स दैट internal energy of an ideal gas is purely a function of temperature। okay? This law states that
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप, दिस लॉ states that internal energy of an ideal gas is only a function of temperature, only a function of, मतलब इसका ये हुआ कि ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, सिर्फ टेम्परेचर पर। आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट दिया गया था जूल के द्वारा और इसे ही हम लोग जूल्स लॉ कहते हैं। ओके, चलिए ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। सेकेंड पॉइंट इज, जैसा कि अभी अभी आपने पढ़ा यू टी का फंक्शन होगा, तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी को आप किस तरह लिखेंगे, तो ये होता है माय डियर m इंटू सी भी इंटू टी, m इंटू सी भी इंटू, m क्या है मास, सी भी क्या है स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो U बराबर एम सी भी इंटू टी होगा, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। ये अच्छा, यदि आप यहीं से चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना चाहें, तो जब U है यहाँ पर तो यहाँ पर टेम्परेचर T है, तो जब हम लोग चेंज निकालेंगे तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। यानी डी यू बराबर आप क्या लिखेंगे, एम सी वी इंटू डी टी, एम सी वी डी टी। यानी ये रिलेशन किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। अगर सिर्फ इंटरनल एनर्जी पूछ रहा होगा तो आप एम सी वी टी करके निकाल लीजिए, और यदि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे वहां पर, एम सी वी डी टी। सी वी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सभी चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं, थर्ड पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखेंगे, और थर्ड पॉइंट क्या है, अब हम लोग इंथैल्पी के बारे में देखें। इंथैल्पी के, इंथैल्पी बराबर आपने पढ़ा है U प्लस पी भी, U प्लस पी, लेकिन हम लोग यहाँ पर आइडियल गैस का देख रहे हैं, तो आइडियल गैस के केस में H बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस पीवी क्या है, पीवी एम आर टी के बराबर हो जाएगा। आइडियल गैस के केस में H बराबर U प्लस एम आर टी आप लिखेंगे, ठीक। लेकिन ये एम आर टी जो है, ये तो देख के ही आप समझ जाएंगे कि दिस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मास कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर यहाँ पर बच रहा है, दैट मीन्स ये टेम्परेचर का फंक्शन है। फिर यहाँ पर यू देख रहे हैं, और अभी अभी आपने पढ़ा है कि आइडियल गैस के लिए यू टेम्परेचर का फंक्शन होगा, दैट मीन्स ये यू तो टेम्परेचर का फंक्शन होता ही है आइडियल गैस के लिए। और ये दोनों का समेशन किसके बराबर है, एच के बराबर। यानी कैपिटल एच बराबर क्या हो गया, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है, यानी तो H will be the function of temperature in the case of an ideal gas। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जूल्स लॉ का जो स्टेटमेंट था वो था इंटरनल एनर्जी के लिए, तो आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर का फंक्शन होता ही है। इंथैल्पी भी, आइडियल गैस का इंथैल्पी भी टेम्परेचर का फंक्शन होगा, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा। ओके, यहाँ पर जितना भी पॉइंट हम लोग देखेंगे वो किसके लिए होगा, आइडियल गैस के लिए होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एन आइडियल गैस H इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये आपको पता चल गया। चलिए बहुत ही अच्छा, फिर यहां से देखिए, तो H हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे आइडियल गैस के लिए, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ पॉइंट, जिस तरह हम लोग आइडियल गैस के लिए U एंड DU देखे हैं, उसी तरह आइडियल गैस के लिए H एंड DH देखेंगे। H इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी पी इंटू टी, एम सी पी इंटू टी,
यहां से देखिए DH, यहां से DH क्या हो जाएगा, आप सिंपली लिखेंगे MCP, MCP, MCP। ठीक है, ये दोनों मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। पहले तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक कुछ देर पहले ही मैं यहाँ पर प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फॉर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए माय डियर, कि कुछ देर पहले ही आपने लिखा था dq ही इज इक्वल टू du, याद होगा आप, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। ओके, बहुत ही अच्छा। एंड आप ही बताइए, हीट ट्रांसफर dq किसके बराबर होता है? आप जानते हैं mc dt के बराबर होता है। dq बराबर mc dt, हीट ट्रांसफर, किसी भी सब्सटेंस में आप हीट दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो कितना हीट ट्रांसफर आपने किया है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मास होना चाहिए वहां पर दिया हुआ, स्पेसिफिक हीट होना चाहिए एंड टेम्परेचर चेंज यानी एमसीडीटी, ये आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है? चलिए, बट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है माय डियर, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, स्पेसिफिक हीट क्या होगा? तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। यानी dq भी को आप कैसे लिखेंगे, dq भी को आप कैसे लिखेंगे? एम सी, बट सी किसके लिए? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, टू dt, ये किसके बराबर हो जाएगा माय डियर? du के बराबर हो जाएगा। यही वाला तो हम मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है, यहाँ पर लिख के आपको मैंने आपको दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आप यहाँ पर आइडियल गैस बोल के बता रहे हो और यहाँ तो आप सिंपल सा बस आप कर रहे हो, ठीक है, क्या जरूरी है कि ये आइडियल गैस के लिए होगा? बिल्कुल माय डियर, आप याद कीजिए ना, मैंने आपको बताया था कि ये रिवर्सिबल के लिए है, क्योंकि मैंने वहां पर कौन सा इक्वेशन यूज किया था, dq बराबर du प्लस pdv, रिवर्सिबल के लिए। तो रिवर्सिबल है माय डियर, तो आइडियल गैस के लिए तो वैलिड होगा ही। बात समझ में आ रहा है? तो ये प्रूफ तो आपका हो गया, बहुत ही अच्छा। चलिए, सेकेंड भी आपको मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। तो सेकेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए आपने देखा हीट ट्रांसफर ये किसके बराबर होगा? तो DH के बराबर होगा, बहुत ही अच्छा। बट DQP क्या होगा जी? DQP, तो DQ तो होता है MCDT, बट यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो स्पेसिफिक हीट कौन सा होगा? प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर वाला स्पेसिफिक हीट होगा, यानी DQP को आप क्या लिखेंगे? MCPDT। बस हल्का सा चेंज कर देना है, क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वाला होगा। ठीक है? तो DQP के जगह पर आप उसे पुट कर दीजिए, MCPDT, ये बराबर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू DH। यही मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया है, DH इज इक्वल टू dt। और यदि आप H लिखना चाहें तो यहाँ पर, अगर आप यहाँ से H लिखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ T रहेगा, MCPT। बात समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा। चलिए, अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पर, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ माय डियर। यहाँ पर कैपिटल U मैंने आपको बताया है, कैपिटल U तो M से भी T हो गया। यदि स्मॉल u आपसे पूछ दिया जाए, यानी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी पूछ दिया जाए, आप इसे कैसे लिखेंगे? कैपिटल U डिवाइड बाय m, कैपिटल U डिवाइड बाय m, और कैपिटल U डिवाइड बाय m दैट मीन्स क्या हो जाएगा? CV इंटू टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए, एक भी चीज आपके लिए ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्मॉल u इज इक्वल टू CV इंटू टी, किसके लिए? फॉर एन आइडियल गैस। इसी तरह अगर यहाँ से आपको du निकालना हो, सो du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV इंटू dt। बात समझ में आ रहा है? चलिए,
सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा। यदि आप स्मॉल h निकालना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल H बाय m, यानी स्मॉल h इज इक्वल टू Cp इंटू टी, यानी स्पेसिफिक इंथैल्पी फॉर एन आइडियल गैस विल बी इक्वल टू Cp इंटू टी का यूज पड़ेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इन सभी चीजों का यूज पड़ेगा आपको, तो प्लीज आप याद रखें। फिर यहाँ से यदि आप स्मॉल डी एच भी निकालना चाहें तो आप सिंपल बोल सकते हैं Cp इंटू, इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं। ठीक है, के बाद एक छोटा सा प्रूफ देखने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव करेंगे। दो प्रोसेस के केस में हम लोगों ने हीट ट्रांसफर देख लिया है, फिर उसके बाद हम लोग थर्ड प्रोसेस पर मूव करेंगे। तो एक छोटा सा प्रूफ है माय डियर, प्रूव दैट Cp minus Cv is equal to R for an ideal gas, for an ideal, ये हमें प्रूफ करना है। Cp minus Cv is equal to R for an ideal gas, आइडियल गैस के लिए Cp minus Cv R के बराबर होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत ही अच्छा, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। we know that we know that H is equal to क्या होता है माय डियर, U प्लस P। तो यदि आप यहाँ पे DH निकालना चाहें, DH क्या हो जाएगा, ये DU प्लस DPV। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए बहुत ही अच्छा। तो DH इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, DU प्लस D, यहाँ पर पीवी लिखा हुआ है बट हमें आइडियल गैस के लिए प्रूफ करना है, आइडियल गैस के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो पीवी के जगह पर आप क्या लिखेंगे, MRT। ऐसा क्यों हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, MRT और एन आइडियल गैस। ये आइडियल गैस के लिए ऐसा होता है, आपने पढ़ा। ओके, चलिए तो यहां से देखिए, तो DH इज इक्वल टू DU प्लस M, मास कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो उसे बाहर निकाल दीजिए, MRDT, MRDT, इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन। अब देखिए आइडियल गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस, अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने आइडियल गैस के लिए DH और DU का फॉर्मूला देखा था। फॉर एन आइडियल गैस DH इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था, MCP dt पढ़ा था आपने, एंड DU बराबर आपने क्या पढ़ा था, MCV। तो ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1, क्या हो जाएगा जी, देखिए MCP dt इज इक्वल टू, DU है लिखा हुआ, MCV dt हो जाएगा प्लस MRDT। अब यहां से देखिए, मास यहाँ पर, मास यहाँ भी है, मास यहाँ भी है, मास यहाँ, dt यहाँ भी है, dt यहाँ भी है, dt भी है, MDT कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे Cp बच गया, MDT कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से C प्लस R बच गया, ये कैंसल आउट हो गया, दैट मीन्स Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये हमारा प्रूफ।
ये हमारा प्रूफ हो गया। आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होगा, R। ओके, चलिए ये तो प्रूफ हो गया। अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। छोटा सा चीज हम लोग यहाँ पर और देखिए, ताकि हम लोग जानते हैं Cp बाई Cv इज इक्वल टू गामा होता है। मैंने बताया था आपको गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स। तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर, गामा इंटू सी, गामा इंटू, ओके, Cp इज इक्वल टू गामा इंटू। अभी अभी हम लोगों ने देखा है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। तो Cp के जगह पर ये वैल्यू गामा इंटू Cv पुट कर दीजिए, माइनस Cv इक्वल टू R। यहाँ से Cv कॉमन आ गया, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए Cv इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, R डिवाइड बाय गामा माइनस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है माय डियर, आपके लिए बहुत ही ज्यादा। कोई भी एग्जाम यदि आप लिख रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके बराबर होगा R डिवाइड बाय गामा माइनस 1। आपको डायरेक्ट याद रखना। एंड Cp इज इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं अभी आपने देखा, गामा इंटू Cp होता है। तो यहाँ से आप Cp निकाल सकते हैं, गामा इंटू, और Cv का आपने निकाला R डिवाइड बाय गामा माइनस 1। तो Cp इज इक्वल टू गामा इंटू R डिवाइड बाय गामा माइनस। ये रिलेशन किसके लिए है, Cp के लिए। Cp इज इक्वल टू गामा इंटू R डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, आइडियल गैस के लिए Cp Cv का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस Cp का वैल्यू होता है माय डियर 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, Cp का वैल्यू आपको याद, Cp इज इक्वल टू 1.005 किलो जूल पर केजी। एंड Cv का वैल्यू भी आप लिख ही लीजिए, Cv का वैल्यू होता है 0.718 किलो जूल पर केजी। R का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आइडियल गैस के केस में नहीं, एयर के केस में होता है, और एयर को हम लोग आइडियल गैस एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। बेहतर होगा कि पहले आप यहाँ पे एयर लिखिए, ठीक है। और एयर, एयर के लिए ये वैल्यूज है। और एयर को हम लोग आइडियल गैस के लिए जैसे ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस, ट्रीटेड एज एन आइडियल। आर का वैल्यू कितना होता है इसके लिए, 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपको याद रखना, ठीक है। एयर के लिए Cp का वैल्यू कितना होता है, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। Cv वैल्यू कितना होता है, 0.718, एंड R का वैल्यू क्या होता है, 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो जितना भी मैंने आपको आइडियल गैस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, एलपी क्या होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी क्या होना चाहिए, तो ये सभी वैल्यूज आपको याद रखना, ठीक है। तो माय डियर, आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए, ठीक है। आज के सेशन में हम लोगों ने दो प्रोसेस में हीट ट्रांसफर देखा है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग, ठीक है, बाकी के जो भी प्रोसेस हैं उसमें हीट ट्रांसफर कितना होगा वो हम लोग डिस्कशन करें, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए, ठीक है। आज के लिए थैंक यू। और यदि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ओके।
एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएँगे तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है? चलिए थैंक यू, बाय-बाय।